हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके विषय सूची को देखते हैं। इसके अंतर्गत हम आदिकाल वीरगाथा काल संवत 1050 से 1375 के से संबंधित एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। इसके अंतर्गत प्रकरण 1 सामान्य परिचय, प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य, प्रकरण 3 देश भाषा काव्य, प्रकरण 4 फुटकल रचनाएं को देखेंगे। आगे देखते हैं। इसके बाद हम पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत भक्ति काल संवत 1375 से 1700 के अंतर्गत हम एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। प्रकरण 1 से संबंधित सामान्य परिचय, प्रकरण 2 निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रकरण 3 निर्गुण धारा प्रेम मार्गी सूफी शाखा, प्रकरण 4 सगुण धारा राम भक्ति शाखा, प्रकरण 5 सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा और प्रकरण 6 भक्ति काल की फुटकल रचनाएं। और आगे देखते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग उत्तर मध्यकाल रीतिकाल संवत 1700 से 1900 के अंतर्गत एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। इसके अंतर्गत हम प्रकरण 1 सामान्य परिचय, प्रकरण 2 रीति ग्रंथकार कवि और प्रकरण 3 रीतिकाल के अन्य कवि से संबंधित एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। उसी के साथ आधुनिक काल गद्य खंड संवत 1900 से 1925 के अंतर्गत प्रकरण 1 सामान्य परिचय गद्य का विकास, प्रकरण 2 गद्य साहित्य का आविर्भाव के प्रश्नों को देखेंगे। इसके साथ साथ आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन, प्रथम उत्थान संवत 1925 से 1950 तक के से संबंधित एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। जिसके अंतर्गत प्रकरण 1 सामान्य परिचय, प्रकरण 2 गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन, प्रथम उत्थान, प्रकरण 3 गद्य साहित्य का प्रसार, द्वितीय उत्थान संवत 1950 से 1975, प्रकरण 4 गद्य साहित्य का प्रसार, प्रकरण 5 गद्य साहित्य की वर्तमान गति, तृतीय उत्थान। इन सब से जुड़े प्रश्नों को देखेंगे। आगे देखते हैं। अंत में हम आधुनिक काल काव्य खंड संवत 1900 से 1925 के संबंधित एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। जिसके अंतर्गत प्रकरण 1 काव्य खंड संवत 1900 से 1925, प्रकरण 2 काव्य खंड संवत 1925 से 1950, प्रकरण 3 काव्य खंड संवत 1950 से 1975, प्रकरण 4 काव्य खंड संवत 1975 के से संबंधित इन सब से जुड़े एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आदिकाल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। जिसके अंतर्गत प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3, प्रकरण 4 से संबंधित एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने हिंदी कवियों का वृत्त संग्रह किस वर्ष प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए 1889 ईस्वी, ऑप्शन बी 1833 ईस्वी, ऑप्शन सी 1913 ईस्वी, ऑप्शन डी 1900 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1833 ईस्वी। आगे देखते हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन ने कवि वृत्त संग्रह का नाम क्या? डॉक्टर ग्रियर्सन के कवि वृत्त संग्रह का नाम क्या था? ऑप्शन ए मिश्रबंधु विनोद, ऑप्शन बी नागरी प्रचारणी रिपोर्ट, ऑप्शन सी मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का इतिहास। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। आगे देखते हैं। नागरी प्रचारणी सभा ने हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों की खोज कब प्रारंभ की थी?
सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1900 ईस्वी। आगे देखते हैं, नागरी पंचानी सभा की खोज रिपोर्टें कितने वर्ष तक प्रकाशित होती रहीं? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1900 से 1911 तक। अगला प्रश्न देखते हैं, मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ के संपादक कौन थे? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी पंडित श्याम बिहारी मिश्र आदि। आगे देखते हैं, मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन कब हुआ था? सही उत्तर है 1913 ईस्वी। आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य का विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास तैयार करने की आवश्यकता किस कारण महसूस हुई? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विश्वविद्यालयों में हिंदी शिक्षा प्रारंभ होने के कारण। आगे देखते हैं, साहित्य के इतिहास के अध्ययन के लिए सबसे बड़ा कठिनाई क्या बताई गई है? सही उत्तर होगा वर्गीकरण की कठिनाई। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते समय लेखक ने किस बात का ध्यान रखा? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जनसमूह की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखा गया। आगे देखते हैं, लेखक के अनुसार काल विभाग का निर्धारण किस आधार पर किया गया? सही उत्तर होगा किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता पर। आगे देखते हैं, किसी काल की प्रचुर रचना से लेखक का क्या अभिप्राय है? सही उत्तर होगा किसी एक विशेष प्रकार की रचनाएं अधिक मात्रा में मिलना। अगला प्रश्न, किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि किसे माना गया है? सही उत्तर होगा प्रसिद्धि को। अगला प्रश्न, लेखक ने आदिकाल का नाम क्या रखा है? सही उत्तर होगा वीर गाथा काल। अगला प्रश्न, आदिकाल की रचनाओं के दो प्रमुख रूप कौन से हैं? सही उत्तर होगा अपभ्रंश और देशभाषा बोलचाल की। आगे देखते हैं, अपभ्रंश साहित्य की किन पुस्तकों का उल्लेख केवल उदाहरण के लिए किया गया? सही उत्तर होगा यह दिखाने के लिए कि अपभ्रंश भाषा का प्रयोग कब से था। अगला प्रश्न, आदिकाल की साहित्यिक पुस्तकों में से एक कौन सी है? सही उत्तर होगा हम्मीर रासो। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक देश भाषा काव्य की प्रसिद्ध 8 पुस्तकों में शामिल है? सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कृति वीर गाथात्मक नहीं है? सही उत्तर है बिसलदेव रासो। अगला प्रश्न, भक्ति आदिकाल का दूसरा नाम क्या रखा गया है? सही उत्तर होगा वीर गाथा काल। अगला प्रश्न, परमाल रासो किस वीर गाथा का मूल रूप माना जाता है? सही उत्तर होगा आलाह की। आगे देखते हैं, मिश्र बंधुओं ने आदिकाल के अंतर्गत निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं दी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बिजली रासो। अगला प्रश्न, उवैस माला का अन्य नाम क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उपदेश माला। अगला प्रश्न, किस कृति की भाषा से
यह स्पष्ट होता है कि वह पीछे की रचना है। सही उत्तर होगा भगवत गीता। अगला प्रश्न, आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखने का प्रमुख कारण क्या है? सही उत्तर होगा वीर रस प्रधान काव्यों की रचना। अगला प्रश्न, सहस्त्र शोभ संपूर्ण जाना पंक्ति का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? सही उत्तर होगा सावधानी के रूप में चेतावनी के लिए। अगला प्रश्न, शेष 9 पुस्तकों में से कौन सी जैन धर्म के तत्वों पर आधारित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नंबर 2, 7, 9 और 10। वृद्ध नवकार, जम्बू स्वामी रासा, नेमिनाथ चौपई, ओवएस माला, उपदेश माला। आगे देखते हैं। लेखक के अनुसार कौन सी 2 पुस्तकें साहित्यिक मानी जा सकती हैं? सही उत्तर होगा नंद, ऑप्शन ए नंद के ज्योनार और गुजरात के रैवत पर्वत का वर्णन करने वाली। अगला प्रश्न, भक्तिकाल में किन 2 धाराओं का विभाजन बताया गया है? सही उत्तर होगा निर्गुण और सगुण। अगला प्रश्न, निर्गुण धारा की कौन सी 2 शाखाएं स्पष्ट रूप से लक्षित की गई हैं? सही उत्तर होगा ज्ञानाश्रयी और प्रेम मार्गी सूफी। अगला प्रश्न, सगुण धारा की 2 शाखाएं कौन सी बताई गई है? सही उत्तर होगा राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। अगला प्रश्न, लेखक को रीतिकाल की रचना का उपविभाग करने का कौन सा आधार नहीं मिला? सही उत्तर होगा रचना के स्वरूप में स्पष्ट भेद का। अगला प्रश्न, लेखक ने कवियों के परिचयात्मक विवरण कहाँ से लिए हैं? सही उत्तर होगा मिश्र बंधु विनोद से। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखक का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही उत्तर होगा साहित्य इतिहास का पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना। अगला प्रश्न, लेखक ने किन कवियों के विवरण में परिवर्तन और परिष्कार किया? सही उत्तर है ठाकुर और दीनदयाल। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार गिरी, राम सहाय और रसिक गोविंद के विवरणों में नाम छूट जाने से उन्हें, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कोई बड़ी उद्देश्य हानि नहीं हुई। अगला प्रश्न, लेखक ने कवियों की साहित्यिक विशेषताओं पर विचार किस रूप में दिए हैं? सही उत्तर होगा दिग्दर्शन मात्र के लिए। अगला प्रश्न, इतिहास की पुस्तक में कवियों की कैसी आलोचना संभव नहीं बताई गई है? सही उत्तर होगा पूरी या अधूरी। अगला प्रश्न, आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना क्या बताई गई है? सही उत्तर होगा गद्य का आविर्भाव। आगे देखते हैं, लेखक ने आधुनिक लेखकों के संबंध में लिखने को किससे तुलना की है? सही उत्तर होगा बला मोल लेना। अगला प्रश्न, पुस्तक में कवियों और लेखकों के नामोल्लेख का उद्देश्य क्या नहीं था? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संग्रह करना। अगला प्रश्न, यह पुस्तक मूल रूप से कब प्रकाशित हुई? सही उत्तर होगा 1929 के जनवरी महीने में। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का विकास प्रारंभ में किस रूप में प्रकाशित हुआ था? सही उत्तर होगा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। अगला प्रश्न, आदिकाल के अंतर्गत किन रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया? सही उत्तर है अपभ्रंश की रचनाएं। अगला प्रश्न, अपभ्रंश भाषा में लिखे गए जिन काव्यों का उल्लेख हुआ है उनमें से कौन सा अनुपलब्ध बताया गया है? सही उत्तर होगा हम्मीर रासो। अगला प्रश्न, पिंगल सूत्र
उलटते पलटते लेखक को क्या मिला? सही उत्तर होगा हम्मीर के युद्धों का वर्णन करने वाली ओजस्वी पद। अगला प्रश्न, लेखक को किन पद्यों के सारंगधर के प्रसिद्ध ग्रंथ से होने का निश्चय हुआ? सही उत्तर है हम्मीर रासो। अगला प्रश्न, आधुनिक काल की प्रवृत्तियों का वर्णन लेखक ने क्यों पल्लवित किया? सही उत्तर होगा ताकि हिंदी पढ़ने वालों को प्रवृत्तियों के मूल का पता चल सके। अगला प्रश्न, मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ का विषय क्या है? सही उत्तर होगा कवि वृत्त संग्रह। आगे देखते हैं, लेखक ने रीतिकाल के कवियों का विवरण किस ग्रंथ से लिया है? सही उत्तर होगा मिश्र बंधु विनोद से। अगला प्रश्न, आधुनिक काल के प्रकरण लिखते समय लेखक की किसने सहायता की? सही उत्तर होगा पंडित केदारनाथ पाठक, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पंडित केदारनाथ पाठक धन्यवाद को किस रूप में देखते थे? सही उत्तर होगा आजकल की एक बदमाशी। अगला प्रश्न, लेखक ने अपने कार्य में भूलों के लिए क्या अपेक्षा की है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्षमा की और सुधार की आशा की। अगला प्रश्न, यह प्रस्तावना किस स्थान और समय में लिखी गई है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, काशी, आषाढ़ शुक्ल 5 1986 विक्रम संवत। अगला प्रश्न, इस प्रस्तावना के लेखक हैं? सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल द्वारा इसे किस अवसर पर संशोधित किया गया था? सही उत्तर होगा अनेक संस्करणों के उपरांत। अगला प्रश्न, आदिकाल में किस विषय को विशेष रूप से विस्तार दिया गया है? सही उत्तर होगा व्रज यानी सिद्धों और नाथपंथी योगियों की परंपरा। अगला प्रश्न, सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संबंध में लेखक का क्या मत है? सही उत्तर होगा वे साहित्य कोटि में नहीं आती। अगला प्रश्न, भक्तिकाल में किन दो व्यक्तित्वों पर विशेष विचार किया गया है? सही उत्तर होगा स्वामी रामानंद और नामदेव। अगला प्रश्न, रीतिकाल के सामान्य परिचय में किस विषय को अधिक विस्तार से दिखाया गया है? सही उत्तर होगा हिंदी के अलंकार ग्रंथों की परंपरा का विकास। अगला प्रश्न, आधुनिक काल में किस पक्ष को नए रूप में प्रस्तुत किया गया है? सही उत्तर होगा खड़ी बोली के गद्य का इतिहास। अगला प्रश्न, नए संस्करण में क्या विशेष रूप से जोड़ा गया है? सही उत्तर होगा समसामयिक साहित्य का आलोचनात्मक विवरण। अगला प्रश्न, लेखक की आशा किस बात से जुड़ी है? सही उत्तर होगा संशोधित और प्रवर्धित रूप इतिहास को अधिक उपयोगी बनाएगा। अगला प्रश्न, यह प्रस्तावना किस तिथि पर लिखी गई है? सही उत्तर होगा अक्षय तृतीया। अगला प्रश्न, इस प्रस्तावना के लेखक? सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास किसके परिवर्तन के साथ बदलता है? सही उत्तर होगा जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ। अगला प्रश्न, साहित्य का इतिहास किसे कहा गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चित्तवृत्तियों की परंपरा का परख कर साहित्य के साथ सामंजस्य दिखाना। अगला प्रश्न, जनता की चित्तवृत्ति किन परिस्थितियों से प्रभावित होती है? सही उत्तर है सामाजिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया गया है? सही उत्तर है 4। अगला प्रश्न, वीरगाथा काल की समयावधि कौन सी मानी गई है?
सही उत्तर होगा ऑप्शन सी संवत 1050 से 1375। अगला प्रश्न, भक्ति काल की मुख्य समयावधि क्या है? सही उत्तर है संवत 1375 से 1700। अगला प्रश्न, रीतिकाल किस संवत के बीच माना गया है? सही उत्तर है 1700 से 1900। अगला प्रश्न, आधुनिक हिंदी गद्यकाल की समय सीमा क्या है? सही उत्तर होगा संवत 1900 से 1984। अगला प्रश्न, प्रत्येक काल का वर्णन किस प्रणाली से किया जाएगा? सही उत्तर होगा पहले प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन, फिर अन्य उल्लेखनीय रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख। आगे देखते हैं, क्या किसी विशेष काल में अन्य प्रकार की रचनाएं नहीं मिलती? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नहीं, अन्य प्रकार की रचनाएं भी मिलती हैं। आगे देखते हैं, आदिकाल, वीरगाथा काल, संवत 1050 1375। प्रकरण 1, सामान्य परिचय से संबंधित। हिंदी साहित्य का आविर्भाव किस अवस्था से माना जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। अगला प्रश्न, गाथा शब्द का संबंध किस भाषा से है? सही उत्तर है प्राकृत। अगला प्रश्न, दोहा या दूहा शब्द का आरंभिक प्रयोग किस भाषा में हुआ माना जाता है? सही उत्तर होगा अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से संवत 1375 तक माना जाता है। इस काल के आरंभ और अंत में क्रमशः किन राजाओं का उल्लेख है? सही उत्तर होगा भोज और हम्मीरदेव। अगला प्रश्न, आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा गया है? सही उत्तर होगा इसमें वीर रस प्रधान रचनाएं थी। अगला प्रश्न, राजा मान के सभासद पुष्य द्वारा लिखित दोहों का कौन सा ग्रंथ जनश्रुति में उल्लिखित है? सही उत्तर होगा अलंकार ग्रंथ। अगला प्रश्न, रासो शब्द का प्रयोग किस प्रकार की रचनाओं के लिए किया गया है? सही उत्तर होगा वीर गाथात्मक प्रबंध काव्य। अगला प्रश्न, मुसलमानों की चढ़ाइयों के बाद हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति किस रूप में दिखाई देती है? सही उत्तर होगा वीर गाथाओं पर केंद्रित। अगला प्रश्न, आदिकाल की प्रारंभिक 150 वर्षों की रचनाओं की क्या विशेषता थी? सही उत्तर होगा किसी एक प्रवृत्ति का निश्चय नहीं। अगला प्रश्न, अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के प्रचार का काल किस राजा के समय में पाया जाता है? सही उत्तर है मुंज और भोज। अगला प्रश्न, अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी किस प्रकार की भाषा है? सही उत्तर है साहित्यिक कवियों की भाषा। अगला प्रश्न, कवियों ने अपभ्रंश भाषा में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया? सही उत्तर है पुरानी साहित्यिक प्राकृत के शब्द। अगला प्रश्न, अपभ्रंश भाषा का प्रयोग मुख्यतः किस युग तक चलता रहा? सही उत्तर होगा 15वीं शताब्दी के मध्य तक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कवि ने दो प्रकार की भाषाओं में काव्य रचा था, एक पुरानी अपभ्रंश भाषा और दूसरी बोलचाल की देशी भाषा में? सही उत्तर होगा विद्यापति। अगला प्रश्न, विद्यापति के अनुसार देसिल बयना सब जन मिठा का अभिप्राय क्या है?
सही उत्तर होगा देशी भाषा मीठी लगती है। अगला प्रश्न, अपभ्रंश भाषा और बोलचाल की भाषा में मुख्य अंतर क्या है? सही उत्तर होगा अपभ्रंश अधिक पुरानी और साहित्यिक थी। अगला प्रश्न, हम्मीर की वीरता का वर्णन किस प्रकार की भाषा में किया गया था? सही उत्तर होगा प्राकृताभास अपभ्रंश भाषा। अगला प्रश्न, कौन से कवि दिल्ली में बोलचाल की भाषा में पहेलियाँ और मुकरियाँ कहा करते थे? सही उत्तर होगा अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, देसी भाषा शब्द से यहाँ कौन सी भाषा का अभिप्राय है? सही उत्तर होगा प्रचलित बोलचाल की भाषा। अगला प्रश्न, देसी भाषा शब्द का प्रयोग लेखक कहाँ कहाँ करने की बात करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आवश्यकता अनुसार कहीं कहीं। आगे देखते हैं, आदिकाल के अध्ययन में सबसे पहले किसकी रचनाओं का उल्लेख किया जाएगा? सही उत्तर है अपभ्रंश की रचनाओं का। आगे देखते हैं, अपभ्रंश के बाद लेखक किस भाषा की रचनाओं का वर्णन करने की बात करता है? सही उत्तर है देसी भाषा की रचनाओं का। अगला प्रश्न, इस अनुच्छेद के संबंध किस युग से हैं? सही उत्तर है आदिकाल। अगला प्रश्न, अपभ्रंश साहित्य के उदय का समय किससे जोड़ा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जब प्राकृत बोलचाल की भाषा ना रही। अगला प्रश्न, गाथा या गाहा शब्द किस भाषा से संबंधित है? सही उत्तर होगा प्राकृत। अगला प्रश्न, दोहा या दूहा शब्द से किस भाषा का बोध होता है? सही उत्तर है अपभ्रंश। अगला प्रश्न, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ मिलता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बल्भी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ में अपभ्रंश का उल्लेख नहीं मिलता? सही उत्तर है प्राकृत प्रकाश। आगे देखते हैं, देवसेन द्वारा रचित श्रावकाचार ग्रंथ किस छंद में लिखा गया है? सही उत्तर है दोहा। अगला प्रश्न, देवसेन की रचना की भाषा कैसी है? सही उत्तर होगा अपभ्रंश का प्रचलित रूप। अगला प्रश्न, भरत मुनि ने अपभ्रंश के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया था? सही उत्तर है देश भाषा। अगला प्रश्न, बाण के हर्षचरित में किसका उल्लेख मिलता है? सही उत्तर होगा संस्कृत और भाषा कवियों दोनों का। अगला प्रश्न, अपभ्रंश साहित्य के प्रारंभिक नमूने किस संप्रदाय की कृतियों में मिलते हैं? सही उत्तर होगा सिद्धों की व्रजयान शाखा की। अगला प्रश्न, दब्ब सहाव पयास द्रव्य स्वभाव प्रकाश ग्रंथ के रचयिता कौन थे? सही उत्तर है देवसेन। अगला प्रश्न, दब्ब सहाव पयास का प्राकृत में रूपांतरण किसने किया था? सही उत्तर होगा माइल्य धवल ने। अगला प्रश्न, जैन कवियों की कौन सी रचनाएं इस काल में प्रसिद्ध थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, श्रुति पंचमी कथा, योगसार, जसहर चरियु, नई कुमार चरियु। अगला प्रश्न, पुष्पदंत का आदि पुराण और उत्तर पुराण किस छंद में रचा गया है? सही उत्तर है चौपाई। अगला प्रश्न, सिद्ध योगियों का प्रभाव भारत में किस शताब्दी से देखा जाता है? सही उत्तर है 10वीं शताब्दी से। अगला प्रश्न, बौद्ध तांत्रिकों में वामाचार की चरम सीमा किस में पहुंची है? सही उत्तर है व्रजयान में। अगला प्रश्न, बख्तियार खिलजी ने किन प्रसिद्ध विद्यापीठों को नष्ट किया था?
सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नालंदा और विक्रमशिला। अगला प्रश्न, कर्पूर मंजरी में भैरवानंद नामक सिद्ध योगी का उल्लेख किस लेखक ने किया है? सही उत्तर है राजशेखर। अगला प्रश्न, 84 सिद्ध किस धर्म या परंपरा से संबंधित हैं? सही उत्तर होगा बौद्ध व्रजयान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में से एक नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तुलसीदास।